सबसे मजबूत आरोप कि वोट चोरी सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। तो फिर उन्हें बताना चाहिए कि दरअसल कब वो चुनाव हुआ जिसमें प्रधानमंत्री पद के लिए वोट पड़े। नेहरू की जितनी आलोचना हुई है बीते 10-11 सालों में, उतनी आलोचना स्वतंत्रता आंदोलन में शिरकत करने वाले नेताओं की नहीं हुई है किसी की भी। आप एक हमको परिवार बताइए जिसका हर शख्स जेल गया आजादी के लिए। कई सारे जो स्वतंत्रता आंदोलन के नायक रहे, उनके साथ नेहरू के संबंधों को इसी तरीके से दिखाने की कोशिश होती है। चाहे हम भगत सिंह की बात करें, सुभाष चंद्र बोस की अगर बात करें तो सुभाष चंद्र बोस का हक मारा गया। सच्चाई यह है कि नेहरू भगत सिंह से मिलने जेल के अंदर गए थे। भगत सिंह ने 1928 में एक लेख लिखा, उसमें इन दोनों नेताओं की प्रशंसा करते हुए दोनों की तुलना की। तो इन दोनों के बीच भी भगत सिंह जैसा शख्स नेहरू के साथ जाने का आह्वान कर रहा है। नेहरू वो व्यक्ति हैं जो अय्याश थे, ये आरोप भी नेहरू पे लगे हैं। जो आदमी 10 साल जेल में रहा हो, कितना कठिन जीवन था और इनके पास तो निजी समय ही नहीं। राजनाथ सिंह वो कहता है कि बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाना चाहते थे नेहरू। जो मस्जिद का रूप था और आपने वहाँ पे मूर्ति रख दी, तो उसको हटाकर उसकी पुनर्बहाली की बात। निर्माण तो तब होगा जब तोड़ी जाएगी, उस समय तो मस्जिद टूटी नहीं थी। नेहरू की मौत होती है 27 मई को। 29 मई को अटल बिहारी वाजपेयी वक्तव्य देते हैं श्रद्धांजलि के तौर पर। तो दिखता ऐसा है कि अटल बिहारी वाजपेयी नेहरू के प्रति बड़ा सम्मान का भाव रखते हैं। वो भाव टूटता हुआ बीजेपी के नेताओं के मन में क्यों आपको दिख रहा है? आज ये राम की बहुत बात करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने पंडित नेहरू की तुलना राम से की, तो वो नेहरू जी के बारे में ऐसी बातें कैसे करेगा जैसे कि मोदी और अमित शाह करते हैं। भूल रहा हूँ कार्टूनिस्ट का नाम, मुझे लगता है आपको याद हो, जिनसे नेहरू कहते हैं कि मुझे भी बख्शना मत। शंकर उस दौर के सबसे बड़े कार्टूनिस्ट। एक बार उन्होंने कुछ ऐसा चित्र बनाया कार्टून जिसमें कुछ गधे की तरह नेहरू को पेश किया। उन्होंने फोन किया कि क्या आप गधे के साथ चाय पीना पसंद करेंगे? आप कल्पना करिए आज की शासन और उस समय। आज भारत माता दुखी है क्योंकि उसने अपना सबसे कीमती सपूत खो दिया। ये उस भाषण का अंश है जो भाषण दिया अटल बिहारी वाजपेयी ने 29 मई 1964 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मौत होती है 27 मई 1964 को और 2 दिनों बाद अटल बिहारी वाजपेयी के मन के उद्गार एक भाषण में निकलते हैं। वो उद्गार बताते हैं कि नेहरू चमकीले आकाश के सबसे चमकदार सितारे थे। लेकिन उन्हीं अटल बिहारी वाजपेयी को अपना गुरु बताने वाले नरेंद्र मोदी, जो अभी देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें लगता है कि देश में जितनी भी गड़बड़ियां हैं, जितनी भी कमियां हैं, जितनी भी गलतियां हैं, उन सब के जिम्मेदार पंडित नेहरू थे। विंटर सेशन चल रहा है फिलहाल और काफ़ी सारी बहसें हुई हैं। उन्हीं बहसों का एक बड़ा हिस्सा नेहरू पर भी खर्च किया गया, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, चाहे वो अमित शाह हों, चाहे वो नरेंद्र मोदी हों, उन्होंने पंडित नेहरू की आलोचना की। सदन के बाहर राजनाथ सिंह भी लगातार पंडित नेहरू की आलोचना करते रहे और इस पर जवाब दिया प्रियंका गांधी ने कि भाई एक दिन सूची बना लीजिए, नेहरू को जितनी भी गालियां देनी है, नेहरू की जितनी भी आलोचना करनी है, और एक मुकर्रर कर लीजिए दिन कि भाई इस दिन हम नेहरू को गालियां दे देंगे। जितने घंटे की चर्चा करनी है उतने घंटे की चर्चा नेहरू के ऊपर कर लीजिए। सदन के अंदर नेहरू के ऊपर कितनी चर्चा होती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हमें लगता है बहुत ज़रूरी वक्त है ये नेहरू के ऊपर चर्चा करने की। इसीलिए तो थर्ड आई में ये एपिसोड हम लेकर आ रहे हैं जिसमें चर्चा होगी नेहरू की। नेहरू ने वोट चोरी कैसे कर लिया, नेहरू लोकतंत्र को किस तरीके से खोखला कर रहे थे, और ये वोट चोरी वाट चोरी वाला जो आरोप है इसकी शुरुआत नेहरू ने कैसे की। नेहरू का घमंड, नेहरू का अहंकार, नेहरू की सत्ता लोलुपता पर बात होगी, या यूँ कहिए कि उनके की जा रही आलोचना का फैक्ट चेक करने की कोशिश हम करेंगे। और उसके लिए हमारे साथ है डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। शुक्रिया। तो बातचीत यहीं से शुरू करते हैं। विंटर सेशन चल रहा था, प्रियंका गांधी कहती हैं कि भाई सूची बना लीजिए, जितनी आलोचना करनी है, जितनी गालियां देनी है उसकी, और एक दिन बैठ के दे लीजिए गाली, खत्म हो ये चैप्टर। हर बात पे नेहरू नेहरू नेहरू। सबसे मजबूत आरोप आप कहें या फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो सबसे ज्यादा डांस किया जिस आरोप ने, वो ये आरोप ये था कि वोट चोरी सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 15 पीसीसी थे, 12 पीसीसी ने कहा कि भाई जो सरदार पटेल हैं वो अध्यक्ष बने, लेकिन महात्मा गांधी अपनी चलाते हैं। नेहरू जिद करने लगते हैं कि मैं ही बनूंगा अध्यक्ष, और बन जाते हैं। तो वोट चोरी हुई, ऐसे आरोप लगते हैं। कोई अनपढ़ ही ऐसी बात कह सकता है या कोई शातिर। अब भारत के गृह मंत्री या तमाम मंत्रियों के लिए मैं कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल करूं तो उचित नहीं लगता है, लेकिन अगर ये बात अमित शाह जी ने कही है और वो ये भी कहते हैं कि वो
भारत के राजनीतिक इतिहास, दुनिया के राजनीतिक इतिहास के एक विद्यार्थी रहे हैं, तो फिर उन्हें बताना चाहिए कि दरअसल कब वो चुनाव हुआ जिसमें प्रधानमंत्री पद के लिए वोट पड़े। सच्चाई यह है कि ये सरासर झूठ और एक तरह से कहा जाए कि एक निराधार आरोप है, और उसका मकसद वही है, 60 साल बाद एक व्यक्ति, उसकी लेगेसी इतनी मजबूत है कि उसको ये तोड़ नहीं पा रहे हैं। आधुनिक, एक सेकुलर, एक तर्कपूर्ण हिंदुस्तान बनाने के लिए पंडित नेहरू ने जिस तरह से संस्थाएं निर्मित की, उन संस्थाओं की वजह से ही आज बहुत कुछ बचा रह गया। प्रियंका गांधी कहती भी है उन्होंने बना दिया इसीलिए आप बेच पा रहे हैं। बिल्कुल, और आप ये सोचिए कि जो प्रियंका जी ने कहा है उसका यही मकसद है कि आप वर्तमान की समस्या को हल न करके, उसका जवाब न देके, आप एक ऐसे व्यक्ति जो 60 साल पहले नहीं हैं, यानी 1964 में उनकी मृत्यु हो गई, और आप आज उनको हर समस्या का जिम्मेदार मान रहे हो, ये कैसे हो सकता है? बहरहाल सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि भारत का प्रधानमंत्री बनना एक अलग विषय था और कांग्रेस का अध्यक्ष बनना एक बिल्कुल अलग विषय था। कभी इस तरह से चुनाव नहीं हुआ, कोई मतदान नहीं हुआ कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। 1946 में हुआ ये कि कैबिनेट मिशन आया इंग्लैंड से, जिसका मकसद ये था कि भारत में सत्ता हस्तांतरण कैसे हो, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, इन सब के बीच किस तरह से पूरा बंटवारा हो और नया जो शासन हो वो किस तरह से आए। उस समय मौलाना आज़ाद 1940 से कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और बीच में चुनाव नहीं हो पाए क्योंकि सन 42 का आंदोलन था, लगातार लोग गिरफ्तार होते गए, कांग्रेस सेशन नहीं हो पाया। लेकिन 46 में जब कैबिनेट मिशन आया और अब ये हुआ कि भाई आपको एक पूरी व्यवस्था संभालनी है, उस समय ये हुआ कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा। तो जिन कमेटियों के बारे में बात की जाती है, प्रदेश की कमेटियां थी, उनका यह था कि 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष नेहरू जी हो चुके हैं, जबकि सरदार पटेल एक बार ही हुए हैं। मौलाना आज़ाद लगातार इतने दिन रहे, तो अब एक तरह से सरदार पटेल को मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि चुनाव जो होता है वो तो AICC करती है ना। बहरहाल वो उनका एक बिल्कुल सही है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष के लिए वो लोग ऐसा चाहते थे। लेकिन फिर गांधी जी ने देखा कि इस समय कांग्रेस अध्यक्ष का रोल बड़ा महत्वपूर्ण होगा, उसे तमाम निगोशिएशन में जाना है, चाहे मुस्लिम लीग हो या चाहे जो कैबिनेट मिशन है उसके साथ। और उन्हें लगता था कि जो विश्व दृष्टि है नेहरू जी की, वो सबसे बेहतर है। जितने भी कांग्रेस के उपलब्ध नेता थे, जिन्हें पूरी दुनिया का एक्सपोजर था, जो पूरी दुनिया को एक ग्लोब के रूप में समझते थे, और वो समय एक तरह से ताज़ा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध। उस सबको देखते हुए गांधी जी ने कहा कि पंडित नेहरू को अध्यक्ष होना चाहिए। तो कोई चुनाव नहीं हुआ। सरदार पटेल ने जब देखा कि गांधी जी चाहते हैं नेहरू अध्यक्ष बने, तो उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। JB कृपलानी साहब थे, उन्होंने भी अपना नाम वापस ले लिया। तो जिसको ये कहते हैं कि चुनाव में उनको वोट ज़्यादा मिले, उनको वोट कम मिले और वो बन गए, वो बिल्कुल नहीं था। और ये जो कुछ भी हुआ वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए था। JP नड्डा प्रधानमंत्री बन जाएंगे ऐसी तो कोई सूरत है नहीं, वो कांग्रेस अध्यक्ष की बात थी। और इसमें द्वारिका प्रसाद मिश्र जो चाणक्य कहे जाते थे मध्य प्रदेश के, और उस समय महाकौशल के नेता थे, उनका एक पत्र भी है जिसमें उन्होंने कहा कि हम लोगों ने सरदार पटेल का नाम प्रस्तावित किया था अध्यक्ष पद के लिए, लेकिन हम ये बिल्कुल स्पष्ट थे कि आज़ाद भारत में प्रधानमंत्री अगर कोई बनेगा तो वो नेहरू बनेंगे। यानी दो बिल्कुल अलग बातें थी। और भारत छोड़ो आंदोलन के पहले आखिरी बात मैं कर दूं, गांधी जी ने साफ कहा था कि मेरा उत्तराधिकारी न सरदार पटेल होगा ना राजगोपालाचारी होंगे, मेरे उत्तराधिकारी होंगे जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष पद। और उसी समय से, आखिरी लाइन, उसी समय से यह स्पष्ट हो गया था कि आजाद भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सिर्फ और सिर्फ पंडित नेहरू हैं, इसलिए कोई उसमें विवाद नहीं। ठीक है, अध्यक्ष पद के चुनाव की जब आप बात कर रहे थे, थोड़ा सा इसको एलोबोरेट करिए, क्योंकि अध्यक्ष तो बननी थी, पार्टी का अध्यक्ष बनना था। और जो प्रदेश कांग्रेस कमेटियां थी, उन्होंने प्रस्तावित किया कि भाई सरदार पटेल को बनना चाहिए। 15 में से 12 कमेटीज उनके पक्ष में दिख रही थी। कोई वोटिंग नहीं हुई है, लेकिन उनका मन ऐसा था। ठीक है, तो जब पार्टी का मन ऐसा है, वो अध्यक्ष पद पर एक व्यक्ति को देखना चाहती हैं, फिर एक जो सबसे वरेण्य नेता था पार्टी का, महात्मा गांधी की मैं बात कर रहा हूं, वो कहते हैं कि वो चाहते हैं पंडित नेहरू बने।
तो ये ऐसा लगता है ना कि पार्टी के ऊपर एक व्यक्ति का कंट्रोल हो, एक व्यक्ति का कब्जा हो और जो उसका मन करे उस तरीके से पार्टी संचालित होती रहे। बल्कि आप ये भी उसमें जोड़िए कि वो कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे उस समय, फिर तो ये भी हमें जोड़ना चाहिए। दरअसल महात्मा गांधी एक ऐसे मॉरल अथॉरिटी थे जो पूरी दुनिया में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सर्वोच्च शिखर पर चमक रहे थे। वो इतिहास के एक गति में, इतिहास के एक दौर में, एक परिस्थिति में उनको ये हैसियत मिली थी। और वो किसी मतलब कोई वोट से उनको वो पद नहीं मिला था, वो पद था भी नहीं। मैंने कहा ना, वो कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष भी नहीं थे। फिर ऐसा क्या था कि अगर वो ये कह देते थे कि मैं चाहता हूं नेहरू बने, या वो ये कह देते थे कि सुभाष चंद्र बोस की जगह पट्टाभी सीतारमैया को बनना चाहिए अगला अध्यक्ष, तो पार्टी उनकी बात मान लेती थी, क्योंकि पूरा देश ये मानता था कि महात्मा गांधी जो देख पा रहे हैं वो और कोई नहीं देख पा रहा है। बाकी सब अपने एक खास दायरे में सोच पाते हैं, वो एक उसमें बहुत सी बातें हो सकती हैं, बड़े से स्वार्थ भी हो सकते हैं, लेकिन महात्मा गांधी एक ऐसी शख्सियत है जो भारत के पूरे भविष्य को देख रहे हैं, जो भारत को पूरे उस महाद्वीप को देख रहे हैं, और वो जो कह रहे हैं वो उसमें एक बहुत पवित्रता भी है और वो एकदम सत्य पर आधारित है। तो ये गांधी का नैतिक प्राधिकार था। क्योंकि देखिए, अगर आपको ये लगता है कि नेहरू की जगह उन्होंने बनाया तो सरदार पटेल को विरोध करना चाहिए था, या पार्टी में किसी भी व्यक्ति ने क्या गांधी जी का विरोध किया? हाँ, जब बहुमत ये चाहती थी तो विरोध करती। गांधी जी तो मेंबर भी नहीं थे, और गांधी जी ऐसे थे नहीं कि जबरदस्ती कुछ करा लेंगे। कांग्रेस पार्टी या देश में कहीं एक सुगबुगाहट जब तक ये आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने कहना नहीं शुरू किया, तब तक इस पर तो कभी कोई बात ही नहीं हुई। अरे अच्छा, मान लीजिए जो भी अगर कोई विवाद भी है तो कांग्रेस के अंदर का है। कांग्रेस आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, किस नेता को कहां रखेगी, आगे रखेगी, पीछे रखेगी, ये उसका मसला था। बीजेपी या इनके वैचारिक पुरखे तो आजादी की लड़ाई में थे भी नहीं, ये किस आधार पर ये सब बातें कर रहे हैं। और आज कोई कहे कि भाई आडवाणी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी न बनाकर 2014 में मोदी जी को आगे कर दिया गया, ये तो बड़ा उनके साथ अन्याय हुआ। अरे भाई, पार्टी को लगा कि ये ज्यादा बेहतर है, तो ये तो कोई बात ही नहीं है ना। ये किसी का हक नहीं है कि किसी पार्टी में कौन नेता आगे बढ़ेगा कौन नहीं बढ़ेगा, इसके लिए आप बाहर से बात करें। ये पार्टी का इंटरनल मामला है। और वहां पर और पार्टी के ऊपर भी एक इतना, जैसा मैंने कहा कि महात्मा गांधी जैसे इतने एक मॉरल अथॉरिटी के व्यक्ति थे, जो जिनका हुक्म कह लीजिए आप, सब कहते भी थे उस समय कि गांधी जी डिक्टेटर हैं, और आज की तरह डिक्टेटर का शब्द अर्थ नेगेटिव नहीं था। गांधी जी चूंकि अंतःकरण की शुद्धता पर और सत्य अहिंसा के एक तरह से इस व्रत के वजह से वो इतनी ऊंचाई पर बैठे हुए थे कि सब लोग उनके सामने सम्मान करते थे। तो गांधी जी की ये मानना था, एक तो उन्होंने बहुत पहले ये चुन लिया था कि भावी भारत का, आजाद भारत का नेतृत्व नेहरू करेंगे, और ये बात उन्होंने 37 के आसपास से ही समझ लिया था, जब नेहरू से उनके बहुत मुद्दों पर बहुत विवाद थे, मतभेद थे बहुत ज्यादा, और वो सारे लिखित हैं, वो कोई ऐसे नहीं कि पीठ पीछे कोई बात है। खुल के नेहरू अपनी बात कहते थे। जब नेहरू चाहते थे कि जल्दी से जल्दी पूर्ण स्वतंत्रता का मुद्दा लिया जाए, माना जाए, प्रस्ताव पूर्ण स्वराज, तो गांधी जी उस समय तैयार नहीं थे। यहां तक कि मोतीलाल नेहरू तैयार नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। तो बड़े विवाद थे, बहुत चीजों पर उनका विवाद होता था, लेकिन नेहरू ने गांधी को भी पहचाना था और गांधी ने नेहरू को भी पहचाना था कि यही वो व्यक्ति है जो भारत को आगे ले जाएगा। ये, और गांधी की इस समझ से पूरी कांग्रेस एक मत थी, उसमें किसी को कोई विवाद नहीं था। यहां तक कि सरदार पटेल ने बाकायदा लिख के ये बात कही है कि नेहरू मेरे नेता हैं, और नेहरू ने जितना त्याग इस देश के लिए किया है किसी दूसरे ने नहीं किया, ये सरदार पटेल ने कहा है। तो ये सब जो आज ये लड़ाई पढ़ाई कराने की कोशिश हो रही, ये एक हीन भावना की उपज है। आज़ादी की लड़ाई में आरएसएस के लोग या बीजेपी के वैचारिक पुरखे शामिल नहीं थे, तो वो चाहते हैं कि जिनके नेतृत्व में ये देश आज़ाद हुआ, उनके कद को दाग छोटा करो, उनके दामन को दागदार बनाओ। आप नई बड़ी लकीर आपके पास है नहीं, तो जो लकीर है उसको काटने की तो उसमें अब आप सरदार पटेल वर्सेस नेहरू कर, अरे भाई पढ़ तो लो, सरदार पटेल के अगर पत्र भी पढ़ लो जो उन्होंने नेहरू के बारे में लिखे हैं, तो आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी ये कहने की। तो ये तो सरदार पटेल का जो इनके प्रति प्रेम है, कई बार मुझे लगता है कि वो क्या कहते हैं, स्टॉकहोम सिंड्रोम,
कि जिससे आपको तकलीफ मिले उससे प्रेम कर लीजिए। मेरा सवाल ये तो था भी। पटेल ने इन पे बैन लगाया, जी। इन पे तरह तरह की बातें कही, इनकी निष्ठा पर सवाल उठाया, महात्मा गांधी की हत्या के बाद मिठाई बांटी, इनके बनाए माहौल से महात्मा गांधी की हत्या हुई आरएसएस को लेकर। जी। सरदार पटेल ने ये सब लिखित रूप में कहा है, तो आप उन्हीं के शरण में कि भैया पटेल बड़े अच्छे थे, ये क्या है भाई? सवाल यही था सर कि पटेल साहब ने गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगाते हैं, प्रतिबंध बाद में हटता है जिसमें जवाहरलाल नेहरू की भूमिका रहती है। तो एक व्यक्ति जो आपके ऊपर प्रतिबंध लगा रहा है, एक व्यक्ति जो बहुत मुखर रूप से आपकी आलोचना कर रहा था, वो व्यक्ति लगभग आपका पूज्य हो जाता है। हालांकि पूज्य तो नहीं हुआ है, आप उसको क्लेम करने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं कि पटेल हमारे थे, इनके साथ बड़ा धोखा हुआ और धोखा किया नेहरू ने, क्योंकि वो सत्ता लोलुप थे। नेहरू की जितनी आलोचना हुई है बीते 10-11 सालों में, उतनी आलोचना स्वतंत्रता आंदोलन में शिरकत करने वाले नेताओं की नहीं हुई है, किसी की भी, अगर तुलनात्मक रूप से बात करें तो। नेहरू की इतनी ज्यादा आलोचना के पीछे क्या कारण दिखता है? पहली बात तो मैं मोदी जी या ये आरएसएस के जो लोग या अमित शाह जी, इन सब के प्रति बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने नेहरू की जिस तरह से आलोचना की है, उसके बाद इस नई पीढ़ी ने खास तौर पर नेहरू को जिस तरह पढ़ा है, वैसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। नेहरू पर जितनी किताबें लिखी गई हैं, नेहरू को जानने की जितनी कोशिश की गई है, इनके हर फैक्ट को चेक करके लोगों ने जिस तरह से चीज सच्चाई सामने लाई है, वो तो पहले हुआ ही नहीं, क्योंकि कभी किसी को आपने इस तरह से निशाना नहीं बनाया था। तो नेहरू को निशाना बनाने का नतीजा ये हुआ कि लोग नेहरू को आज ज्यादा जानते हैं और नेहरू का महत्व नई पीढ़ी में भी आज बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो उसके लिए तो हमें लगता है कि इन लोगों का जो झूठ है, उसके उन लोगों के प्रति थोड़ा शुक्रगुजार होना चाहिए कि इन्होंने मजबूर किया कि लोग वास्तविक नेहरू को पढ़ें। देखिए, नेहरू से प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान में किसी ने बड़ा इंपॉर्टेंट बात कही थी कि हम में और भारत में एक ही फ़र्क है कि भारत के पास नेहरू है, और आज आप देख लीजिए पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है और भारत कहाँ से कहाँ तक गया, हालांकि अब उसे बदलने की कोशिश हो रही। नेहरू एक मॉडर्न इंडिया के असली शिल्पकार हैं। नेहरू एक समतामूलक समाज बनाने की दिशा में जो पूरा विधायी कार्य हुआ, जो प्रस्तावना संविधान की, सबके रचनाकार नेहरू हैं। और नेहरू ने एक विजन था उनके अंदर कि भारत को एक आधुनिक वैज्ञानिक मूल्यबोध वाला, यानी संविधान तक में ये बात लिखी गई कि साइंटिफिक टेम्परामेंट, उसमें हमें आगे बढ़ना है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 48 में ही उन्होंने परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कर दिया था। उन्होंने 62 में ही इसरो का जो पूर्व संगठन था उसकी स्थापना कर दी थी, इसरो 1969 पे बना। उन्होंने 51 के आसपास ही आईआईटीज के निर्माण की बात कर दी थी। और उस समय भारत क्या था, आप सोचिए कि सुई भी नहीं बनती थी, लगभग अकाल जैसी स्थिति कई राज्यों में थी। उस समय भाखड़ा नंगल डैम बनाना और ये कहना कि ये सब दरअसल हमारे आधुनिक भारत के मंदिर हैं। और उसका नतीजा ये हुआ कि अगले कुछ सालों में ही भारत में जो खाद्यान्न उपलब्धता थी वो कई गुना बढ़ गई। और एक अद्भुत किस्म के लोकतांत्रिक व्यक्ति जो घूम घूम के जनता को प्रशिक्षित करना, उनकी मानसिकता को बदलना, इसके लिए पूरा प्रयास कर रहे थे और लगातार कम्युनलिज्म के खिलाफ। और वो कम्युनलिज्म चाहे हिंदू कम्युनलिज्म हो चाहे मुस्लिम कम्युनलिज्म हो, दोनों कम्युनलिज्म को, दोनों तरह के सांप्रदायिकता को वो देश के लिए खतरा मानते थे। तो नेहरू किसी भी सांप्रदायिक व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल होंगे कि उनको वो बर्दाश्त कर सके। नेहरू इस मामले में बेहद बेचैन थे कि लोग कैसे सांप्रदायिक मनोभाव से उभरें, और यहां तक कि वो अपनी पार्टी से भी मतलब कई बार बहुत खिन्न हो जाते थे। इस्तीफा तक देने का आज़ादी के बाद उनका कई बार मन हुआ, और ये बात सब रिकॉर्डेड है। इवन बाबरी मस्जिद वाले प्रसंग में जब मूर्ति रख गई और नहीं हटाई गई तो उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये वही कांग्रेस है जहां मैं काम करता था, उत्तर प्रदेश कांग्रेस को लेकर। ऐसी तीखी टिप्पणी की। और मैं आपसे कह रहा था, नासिक में 1950 में जो कांग्रेस सेशन हुआ तो उन्होंने कहा कि अगर प्रजातंत्र का मतलब भीड़ की बात को मान लेना है तो ऐसा प्रजातंत्र भाड़ में जाए। ये नेहरू कह रहे हैं, मैं हमेशा इसका विरोध करूंगा। गणतंत्र ज्यादा से ज्यादा मुझसे कह सकता है कि प्रधानमंत्री पद छोड़ दीजिए, वो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन अगर कांग्रेसी चंद वोटों के लिए अगर आदर्शों से समझौता करते हैं तो कांग्रेस बेजान हो जाएगी और मुझे ऐसी लाश नहीं चाहिए। तो वो विचार में वैचारिक रूप से एक स्वप्नदर्शी थे। उस स्वप्न, जैसे वो खुद जिस ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो उन्हें लगता था सारे लोग ऐसे कर रहे हैं, उसमें उन्हें धोखा मिला हो वो एक अलग बात है, लेकिन जिस कमिटमेंट के साथ
जिस एक आधुनिक भारत के स्वप्न को लेकर, जहां समता हो, जहां सांप्रदायिकता ना हो, जहां पर स्त्री पुरुष सबको बराबरी का अधिकार मिले, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदू कोड बिल का विरोध किया नेहरू के खिलाफ। भाई नेहरू ने क्या किया था? स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार दिया, पढ़ने की आजादी दी, है ना, यही सब तो दिया। तो जितना प्रोग्रेसिव स्टेप था, नेहरू उसके पैरोकार थे। और ये लोग, अगर आप पूरा इतिहास देखें तो सनातन धर्म के नाम पर उसका विरोध कर रहे थे। उन्हें लग रहा था सनातन धर्म पे हमला है। अगर लड़की की शादी की एक उचित आयु निर्धारित कर दी जाए तो ये हमला है, या पैतृक संपत्ति में, या तलाक का अधिकार, या किसी से भी शादी करने का अधिकार। जी। इस देश के युवा अपनी मर्जी से शादी कर सके टाइप कुछ, ये संविधान ने अधिकार दिया। हिंदू कोड बिल के तहत ये अधिकार दिया गया कि कोई हिंदू लड़की या हिंदू लड़का किसी से शादी कर सकता है। स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया गया। तो ये सब तो इनके हिसाब से सनातन धर्म पर हमला था, क्योंकि सनातन धर्म में तो तलाक का कॉन्सेप्ट है नहीं। और नेहरू ने सिर्फ ये कहा नहीं, 26 मार्च 1942, अगर मैं तारीख गलत नहीं है, अगर मैं ठीक हूं, 42 तो तय है, इंदिरा गांधी की शादी फिरोज गांधी से हुई। फिरोज गांधी पारसी थे जी। और बाकायदा ये बहुत बड़ा विषय बना, तो उन्होंने लिखा इस बात को कि किसी से भी इंदिरा अगर तय करती, अब विवाह करने को कहती, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, क्योंकि ये उनका अधिकार है। वैसे फिरोज गांधी की प्रशंसा की कि वो आज़ादी की लड़ाई में शामिल हैं, बड़े उत्साही और बहुत समझदार नौजवान हैं, और पूरा बताया कौन है। लेकिन अगर कोई और भी होता तो उनका कहना था ये उनका अधिकार है। तो अपने जीवन में आजादी के पहले ही उन्होंने स्त्री के चयन के अधिकार को अपने घर से जो साबित किया था। जो भाव थे वो केवल राजनीतिक भाषण नहीं थे, नहीं, जीवन का हिस्सा थे। बिल्कुल। और आप इसी से अंदाजा लगाइए, हम जिस स्वराज भवन की बात कर रहे हैं, जहां पे शादी हुई इंदिरा गांधी के आनंद भवन में हुई थी, उस परिवार का, मतलब आज लोग कहते हैं कि नेहरू परिवार, परिवारवाद, आप एक हमको परिवार बताइए जिसका हर शख्स जेल गया हो आजादी की लड़ाई में। हर शख्स, सबने लाठी खाई हो। यानी स्वरूप रानी नेहरू जी की माता जी, वो जेल नहीं गई, लेकिन उन पे लाठियां पड़ी थी असहयोग आंदोलन में, बहुत ज्यादा चोट लगी थी उनको। लगातार पिकेटिंग करती थी। कमला नेहरू, वो तो लगातार जेल गई। मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू एक साथ जेल में रहे नैनी में। ऐसा कौन सा परिवार है? इंदिरा गांधी ने अपना 25वां जन्मदिन जेल में मनाया 1942 के आंदोलन में। फिरोज गांधी भी जेल में थे। इनकी दोनों बहनें, कृष्णा और विजय लक्ष्मी पंडित नेहरू जी की, दोनों जेल में थे। उनके जो पति थे हठी सिंह और रणजीत पंडित, वो भी जेल में थे। रणजीत पंडित का तो देहावसान भी हुआ था। तो आप सोचिए, एक ऐसा परिवार जिसका हर व्यक्ति आजादी की लड़ाई में कुर्बानी दे रहा था, जेल जा रहा था, उसके प्रति अगर कांग्रेस के अंदर एक अतिरिक्त सम्मान है तो स्वाभाविक है। और आजादी के बाद भी भाई नेहरू जी ने जो किया, इंदिरा जी, राजीव जी शहीद हुए हैं, इस बात को कैसे कोई भूल सकता है? तो ये संघर्ष और शहादत का परिवारवाद है। इसमें सत्ता का परिवारवाद कम है। 89 में आखिरी बार इस परिवार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री था ना, उसके बाद तो इतने वर्ष हो गए, आज 37 साल हो गए। बीच में 10 साल तो बड़ा क्लियर मौका था जब उस समय भी बन सकती, वो राजीव जी के बाद बन सकती। उसके बाद वो तो पार्टी, अगर इस परिवार की आप बात करें तो सोनिया गांधी तो जब राजीव जी नहीं रहे तो राजनीति में ही नहीं थी। 6-7 साल ये लोग बाहर थे पूरी तरह। जब कांग्रेस छिन्न भिन्न होने लगी और कहा गया नहीं आप आइए संभालिए, तो शायद ये उन आदर्शों, उन नैतिक मान्यताओं से बंधे हैं कि वो आ गए वापस। और जिस तरह से राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, वो कोई उन पर कोई थोपा थोड़ी है, अनिवार्य थोड़ी है उनके लिए, लेकिन वो उस संघर्ष में उतरे हैं। राजनीतिक प्लेयर हैं तो राजनीतिक उसूलों का निर्वहन करते हुए भी ये संघर्ष हो सकता है, क्योंकि राजनीति के लिए जरूरी भी है। नेहरू पे एक बार लौटते हैं सर। बिल्कुल। और नेहरू को लेकर जब इस्तीफों की आप कहानी कहते हैं कि वो तो कई बार इस स्टैंड पे आए कि मैं इस्तीफा दे देता हूं अगर इसी तरह की स्थिति होगी, तो हास्यास्पद लगता है ये आरोप कि वो सत्ता लोलुप थे। बहरहाल सांप्रदायिकता की बात आपने की कि सांप्रदायिकता के विरोधी थे दोनों ही तरफ से। राजनाथ सिंह बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कहते हैं कि बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाना चाहते थे नेहरू, क्योंकि मुसलमानों के प्रति थोड़ा सा ज़्यादा आकृष्ट थे, आकर्षित थे। और एक चीज़ तो साबित की जाने की कोशिश बीजेपी करती ही है
कि उसके अलावा जितनी भी पार्टियां हैं वो मुसलमानी पार्टियां हैं। अब नेहरू पर भी यही आरोप लग रहे हैं कि वो मुसलमान ही थे, अब बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाना चाह ये रहे जो थे। इनके अंदर की हीन भावना है या जो नफरत है, ये उसी का परिणाम है। मतलब मुझे आश्चर्य है कि राजनाथ सिंह तो ठीक-ठाक व्यक्ति माने जाते थे। मैंने उन्हें बतौर मुख्यमंत्री लखनऊ में देखा है। वो इस तरह के लूज़ टॉक्स नहीं करते थे। हम्म, और यहीं पर मैं बताऊँ, जिस डायरी का उन्होंने उल्लेख किया, मणिबेन। मणिबेन का, अब ये भी परिवारवाद से आप यहाँ समझ लीजिए। मणिबेन को, सरदार पटेल की बेटी को, नेहरू जी ने लगातार संसद में भेजा, लोकसभा में, राज्यसभा में, लेकिन अपने जीते जी इंदिरा गांधी को संसद का मुंह नहीं देखने दिया। ये बात ध्यान रखिएगा। वो जब तक जिंदा रहे, इंदिरा गांधी संसद के किसी भी सदन की सदस्य नहीं हुई, जबकि मणिबेन, सरदार पटेल की बेटी, लगातार संसद में रही। तो ये बात एक तो ध्यान रखिए। दूसरा, अब इन्होंने कैसे कह दिया मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि वो जो डायरी है वो गुजराती में लिखी है। उसमें जो शब्द इस्तेमाल किया गया उसका मतलब है पुनर्बहाली। जी। यानी अगर उसका जो मस्जिद का रूप था और आपने वहां पे मूर्ति रख दी, तो उसको हटाकर उसकी पुनर्बहाली की बात है। वो मस्जिद को निर्माण तो तब होगा जब तोड़ी जाएगी। उस समय तो मस्जिद टूटी नहीं थी। तो ये बात कोई भी कैसे कह सकता है कि मस्जिद को बनाने की बात। और पूरी लड़ाई ही ये थी कि नेहरू जी सार्वजनिक धन से, सत्ता मतलब राजकोष से, किसी धार्मिक उस पर कंस्ट्रक्शन हो। वो सोमनाथ के पुनर्निर्माण के विरोधी जी। नहीं थे, लेकिन वो ये चाहते थे कि स्टेट का पैसा स्टेट उसमें का नहीं पैसा न लगेगा। लो। गांधी जी ने भी यही कहा था। गांधी जी ने भी यही कहा था कि स्टेट का पैसा नहीं लगना चाहिए, लोग चंदा दें। लोग चंदा दें। और यही चीज यहाँ के लिए भी थी। तो बाबरी मस्जिद तो बनने का कोई सवाल ही नहीं था। तो उन्होंने जो उसका एक तरह से पुनर्बहाली का अनुवाद जो भी अंग्रेजी में उन्होंने किया हो, रिस्टोरेशन की बात, जी। तो उसको उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन की बात जोड़ दी। अब रिस्टोरेशन और रिकंस्ट्रक्शन में बड़ा फर्क है। किसी ने उनको चिट थमा दी होगी, जैसे सुधांशु त्रिवेदी जी बोलते हैं आजकल, खूब उनके झूठ पकड़े जा रहे हैं। तो वो बड़े खास हैं राजनाथ सिंह जी के, तो उन्होंने पकड़ा दिया होगा ये चिट। तो उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन उसको पढ़ लिया और उसको मतलब उसके पुनर्निर्माण की बात कर दी, जबकि वो बहाली की बात निर्मित था, स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर था। पुनर्निर्माण होता वहां क्या? पुनर्निर्माण आप कैसे कर लेकिन सकते एक बात हैं? ये बताइए सवाल ही नहीं उठता। एक बात बताइए आप, कि रिक्लेम की बात। जी, क्या आपको महज गलती लगती है कि गलती से ये शब्द ले लिया गया हो, या फिर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की अगर हम बात सोचें तो आप ये साबित कर दीजिए कि तमाम लोग जो हैं केवल मुसलमानों के हितों का ध्यान रखते हैं। अगर आपने ये चीज़ चित्रित कर दी, लोगों के जहन में बिठा दिया, तो अपने आप जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की आपकी कोशिश है वो पहला स्टेप पूरा कर लेती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ये बात समझ के चलती है कि इस देश का हिंदू मूर्ख है, उसे कुछ नहीं पता है, और ये कुछ भी झूठ बोल देंगे वो मान लेगा, क्योंकि भोले भाले लोग हैं, पढ़े लिखे भी नहीं हैं, या उनके पास सूचना के स्रोत नहीं है। वैकल्पिक सूचना के समस्त स्रोतों पर इन्होंने ताला लगा दिया है। टेलीविज़न या अखबार अब झूठ पकड़ते नहीं। एक ज़माना था कि अगर ऐसी कोई बात बोले होते तो दूसरे दिन अखबार रंग जाते और टीवी चैनल तो उसी शाम बैठ के डिबेट करते कि राजनाथ सिंह झूठ बोल रहे हैं। पर अब इन्हें पता है कि ऐसा साहस इस देश का कोई मीडिया करने वाला नहीं है जो इनका झूठ पकड़े। तो ये बोल के चल दे, आगे बढ़ जाते हैं। व्हाट्सएप में उसको प्रसारित किया जाता है। इनको लगता है कि जो दूसरे जो सच है वो अगर बताएंगे भी तो कितने लोग, हमारी बात 10 लाख लोग तक पहुंचेगी और इनकी बात 10,000 लोगों तक पहुंचेगी। तो ये जो पूरा एक तरह से कहा जाए इम्बैलेंस है, सूचना के पूरी सूचना की लड़ाई में भी जितना असंतुलन इन्होंने कर दिया है, उसकी वजह से ये सब हो रहा है कि इन्हें ये कुछ भी बोलकर आगे बढ़ जाते हैं। भाई मोदी जी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि सरदार पटेल की अंत्येष्टि में गए ही नहीं थे नेहरू, जबकि वीडियो भी उपलब्ध है, उसका फोटो भी उपलब्ध है, वीडियो सब कुछ उपलब्ध है। ये फिर भी झूठ बोल दिया उन्होंने, और कोई पूछने वाला नहीं। दैनिक भास्कर ने बड़ा बड़ा पूरा बैनर छापा और उसका खंडन भी नहीं छापा बाद में, जबकि ये साबित हो गया कि गलत है। तो हर दिन आप इतिहास के एक किसी प्रसंग को उठा के छोड़ दीजिए और लोग उसमें उलझे रहें, ताकि वर्तमान में जो 90 रुपया पर डॉलर है उस पर चर्चा ना हो। तो ये इतिहास का इस्तेमाल वर्तमान की विफलताओं को ढकने के लिए कर रहे हैं, और जाहिर है ऐसा करने वाले हमारा भविष्य नहीं बना सकते। ठीक है, नेहरू और पटेल की जो आपने ये बातचीत की, जो एलिगेशन लगाया गया कि पटेल की अंत्येष्टि में नेहरू नहीं जाते हैं, कई सारे जो स्वतंत्रता आंदोलन के नायक रहे उनके साथ नेहरू के संबंधों को इसी तरीके से दिखाने की कोशिश होती है।
चाहे हम भगत सिंह की बात करें कि नेहरू ने भगत सिंह से मिलने तक नहीं गए जेल के अंदर, कोई मदद नहीं की। सुभाष चंद्र बोस की अगर बात करें तो सुभाष चंद्र बोस का हक मारा गया, फिर से वही गांधी जी ने मनमानी की, सुभाष चंद्र बोस को पार्टी छोड़नी पड़ी। तो नेहरू बाकी स्वतंत्रता संग्राम के जो नायक थे उनसे किसी तरह का चुड़हन कुड़हन रखते थे क्या? ये लोग तो यही कहते हैं। भाई मैंने पहले बात कहा ना, ये लोग चूंकि स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं थे, नहीं तो तुलना करते कि भाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी और नेहरू जी के क्या रिश्ते थे। पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे और मुस्लिम लीग के साथ बंगाल में मिल के सरकार चला रहे थे, उसके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे जब देश में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। तो इनका कोई नायक, आप इनके पूरे इतिहास में जितने इनके नायक हुए हैं, आज़ादी के समय दीनदयाल उपाध्याय की उम्र 31 साल रही होगी, कभी किसी आंदोलन में शामिल नहीं हुए, जबकि 23 साल की उम्र में भगत सिंह शहीद हो गए। यही 20-22 साल की उम्र अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, इन सब की थी, कभी कोई शामिल नहीं हुआ। जबकि पूरा जो हमारे आज़ादी के योद्धा हैं, जितने क्रांतिकारी आंदोलन के, उनकी सबकी उम्र ऐसी ही थी, 20, 22, 25, 26, और इनके सारे नेता उस समय लगभग इसी उम्र के थे, कोई शामिल नहीं हुआ। तो अब इनके पास आज़ादी के आंदोलन में कुछ क्लेम करने के लिए है ही नहीं। तो ये बताते हैं कि देखिए नेहरू जो है वो, चूंकि नेहरू ने लंबे समय तक शासन किया, इनको पनपने नहीं दिया, तो ये नेहरू वर्सेस बाकी अदर्स, और उसमें सिर्फ झूठ। सच्चाई यह है कि नेहरू भगत सिंह से मिलने जेल के अंदर गए थे, ये फैक्ट है। कोई पूछ सकता था सावरकर क्यों नहीं गए, गोलवलकर क्यों नहीं गए, हेडगेवार क्यों नहीं गए? ये तो गए ना, नेहरू जी गए। और जब भगत सिंह की शहादत हुई तो बहुत गांधी जी के एक शोक प्रस्ताव को नेहरू ने ही पढ़ा था, और जिसमें भगत सिंह की भूरी भूरी प्रशंसा की थी उन्होंने, कांग्रेस के सेशन में बाकायदा। तो ये सब तो मतलब खुद न पूछा जाए कि आप क्या कर रहे थे, तो वो यहाँ नहीं गए, वो वहाँ नहीं गए। सुभाष बोस जब 14 में बने मोदी जी, तो उसके कुछ साल बाद तक ये बोस फाइल्स का बड़ा हल्ला था कि बोस फाइल्स, ऐसा लगा कि कुछ उसमें क्लासिफाइड फाइल्स बाहर आ जाएंगी। नेहरू ने कोई संधि भी तो की थी कि अगर बोस मिल गए तो वही यही सब प्रचार करते थे कि बोस मिल जाएंगे तो उनको हम दे देंगे। और एक आज तक में उस समय था, एडिटर टाइप था, क्या नाम है उसका, राहुल कंवल, वो इंडिया टुडे का उस समय था कुछ, उसने तो बाकायदा फोनो किया था कि एटली को लिखी नेहरू की चिट्ठी मिल गई है। वो अगर चिट्ठी भी कोई पढ़ लेता, उसमें वो किस तरह से एक फर्जी चिट्ठी थी, उसमें स्पेलिंग तक ठीक नहीं थी, साइन तक नहीं था, और वो बाकायदा खबर ब्रेक कर रहा था। अभी भी वो अब अडानी के चैनल में पहुंच गए। ऐसे लोग, ऐसे झुट्ठे लोगों की तरक्की पे तरक्की है। तो उस बोस फाइल्स का जब खुलासा इन लोगों के हिसाब से, जो इन्हें लगा कि बड़ा विस्फोट हो जाएगा, तो उसमें क्या निकला? उसमें निकला ये कि सुभाष चंद्र बोस जब नहीं रहे तो उनकी बेटी के लालन पालन के लिए नेहरू जी ने सरकार से नहीं, एआईसीसी की ओर से एक ट्रस्ट बनाया, उसमें 2 लाख रुपए जमा कराए, और उस समय 2 लाख रुपए बड़ी बात थी। हर साल 6,000 रुपए उनकी बेटी अनीता बोस को मिलता रहा, इसकी गारंटी कराई पंडित नेहरू ने। उसके ट्रस्टी नेहरू जी थे, और बीसी रॉय जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, वो 2 लोग थे। और उन्होंने 6,000 रुपए सुभाष चंद्र बोस की बेटी को हर साल, यानी 500 रुपए सालाना, और महीना, और 500 रुपए महीना उस समय बड़े बड़े अधिकारियों की तनख्वाह नहीं हुआ करती थी। आज़ादी के तुरंत बाद की बात बता रहा हूं मैं। और ये जब तक उनकी शादी नहीं हो गई, मेरा ख्याल है कि 64-65 तक, अनीता बोस की जब शादी हो गई, उसके पहले तक कांग्रेस के उस ट्रस्ट से उनको हर साल 6,000 रुपए भेजे जाते रहे। ये चीज खुल के आई, इस तरह के तमाम चीजें खुल के आई, जिससे यह साबित हुआ कि बोस और नेहरू के बीच बड़े प्रगाढ़ संबंध थे। दोनों दरअसल कॉमरेड थे, दोनों कांग्रेस के लेफ्ट विंग के नेता थे, और दोनों का देश के नौजवानों पर बहुत जादू था। और यहां पर मैं भगत सिंह को याद करना चाहूंगा। भगत सिंह ने 1928 में एक कीर्ति पत्रिका है, पंजाबी में निकलती थी, उसमें एक लेख लिखा। उसमें इन दोनों नेताओं की प्रशंसा करते हुए दोनों की तुलना की, और उसमें कहा कि मैं पंजाब के नौजवानों से कहना चाहूँगा कि जो बोस हैं सुभाष बाबू, वो भावुक हैं, और वो अतीत की बहुत सी बातें करते हैं, अतीत को गौरव की बात करते हैं, पर हमें मानसिक खुराक चाहिए पंजाब के नौजवानों को।
जो एक आधुनिक बोध हो, जो वैज्ञानिक चेतना की बात हो, उसके लिहाज से नेहरू युगांतरकारी क्रांतिकारी हैं। ये भगत लिख रहे ये हैं। भगत सिंह लिख रहे हैं 1928 में। तो इन दोनों के बीच भी भगत सिंह जैसा शख्स नेहरू के साथ जाने का आह्वान कर रहा है। ये नहीं कह रहा है कि उनके अंधभक्त हो जाइए, लेकिन ये कह रहा है कि जो समाजवादी समाज बनाने का हमारा स्वप्न है, उसमें नेहरू ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, ज्यादा दूर तक देख रहे हैं। तो इनका जो कार्यक्रम है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आप देखते हैं बाद में, मतलब सुभाष चंद्र बोस नहीं रहते, लेकिन जब उनके मुकदमा चलता है लाल किले का, जब शहनवाज, ढिल्लो और सहगल पर, तो नेहरू काला कोट पहनकर जाते हैं मुकदमा लड़ने आज़ाद हिंद फौज के फौजियों के लिए। वकालत शायद पहली बार इस तरह से उन्होंने किया। और इनके भी तो सारे लोग वकील थे, आरएसएस से जुड़े जो लोग थे। सावरकर खुद बैरिस्टर थे, वो क्यों नहीं गए लड़ने? अच्छा, सुभाष चंद्र बोस दौड़ा दौड़ा के पीटने की बात भी करें और आप चाहते हैं कि वकालत भी करें। नहीं, लेकिन तो आज जो ये लोग कहते हैं कि इन्होंने ये नहीं किया, अरे आपने क्या किया ये तो बताइए। तो ये राष्ट्रीय आंदोलन को छोटा करने का एक प्रयास है, हास्यास्पद लगती है कई और बार। झूठ सबसे बड़ी बात, सबसे बुरा है कि मान लीजिए ऐसा हुआ भी हो तो असहमतियां हो सकती हैं लोगों में, किसी उससे आप उनका पूरा मूल्यांकन थोड़ी करेंगे। और आप इस तरह का झूठ बोलकर आप उसको इतना बड़ा बना रहे हो, जबकि सच्चाई वो है नहीं। आप चाहते हैं कि ये देश इतिहास पर रोज लाठी लेके लड़ता रहे, भविष्य चाहे भाड़ में चला जाए। तो ये कर रहे हैं ये लोग। हास्यास्पद जो मैं कह रहा था सर, कि चलिए नेहरू के बोस के साथ या फिर नेहरू के भगत सिंह के साथ क्या संबंध थे, नेहरू के पटेल के साथ क्या संबंध थे, ये राजनीतिक बयानबाजी हो सकती है। लेकिन आपने बताया जैसा कि नेहरू तो जो लेफ्ट धड़ा था उसके नेता थे कांग्रेस के अंदर भी। भगत सिंह जो पक्के लेफ्टिस्ट थे, वो कहते हैं कि नेहरू के साथ जाना है। मतलब एक तरीके से पूरा लेफ्ट का जो आवरण है वो नेहरू के इर्द गिर्द दिखता है। ऐसे में नेहरू वो व्यक्ति भी हैं जिनके कपड़े जो हैं धुलने के लिए विदेश जाते थे। नेहरू वो व्यक्ति हैं जो अय्याश थे। ये आरोप भी नेहरू पे लगे हैं। अब बड़ा बड़ा मुझे मतलब हास्यास्पद है कि किसी के कपड़े विदेश जाएंगे धुलने, और आज की तरह हवाई जहाज तो चलते नहीं थे उस समय, तो भाई पानी का जहाज था, तो 6 महीना तो लगेगा, तो तब तक आदमी क्या करेगा, है ना। और अगर उसके पास इतना पैसा है तो वो धुलवाएगा क्यों, रोज नए कपड़े पहनाएगा, जबकि स्थिति बिल्कुल गलत। किसी ने तो बताया कि पेरिस लॉन्ड्री थी एक इलाहाबाद में, मैं फैक्ट नहीं जानता, लेकिन ये संभव है कि इस तरह के अफवाह उड़ाने में इनका कोई वो नहीं है। लॉन्ड्री में कपड़े धुलते रहे होंगे। अब किस तरह की अय्याशी, जो आदमी 10 साल जेल में रहा हो, वो कैसी अय्याशी, क्या और कितना कठिन जीवन था, और इतना ज़्यादा वो पब्लिक लाइफ में थे, उनके पास तो निजी समय ही नहीं था। लेकिन माउंटबेटन की पत्नी के साथ उनके अरे संबंधों पे भाई, काफी बात ओहो होती है। ओहो, बताइए बताइए। माउंटबेटन और उनकी पत्नी भारत कब आए थे, आपको पता है? बताइए। मार्च 1947 में, यानी आजादी के चंद महीने पहले। और आजादी की लड़ाई के दौरान तो एडविना या माउंटबेटन भारत में थे भी नहीं। जो लोग ये कहते हैं कि आजादी की लड़ाई के नाम पर एडविना से उनके प्रेम कर रहे थे, तो ये तो बड़ी अजीब बात है कि एडविना तो इस देश में थी ही तो नहीं। वो जो 3-4 महीने थे जब भारत आज़ाद हुआ और एडविना आ चुकी हैं, उसी दौरान ये संबंध बहुत प्रॉस्पर होता है, और उन संबंधों के चक्कर में भारत को खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। मुझे तो आरोप लगता है भारत को बहुत फायदा हुआ। अगर आप हिस्टोरिकली देखिए तो माउंटबेटन का नेहरू के साथ, इस पूरी फैमिली के साथ, मतलब माउंटबेटन इसको हैप्पी थ्रीसम कहते थे। यानी ऐसा नहीं कि माउंटबेटन नहीं जानते थे कि एडविना से इनकी बहुत अच्छी दोस्ती। अच्छा, उसमें कोई निजी संबंध की कोई कल्पना ही नहीं कर सकते आप, क्योंकि कभी वो एकांत उनको मिल ही नहीं सकता था। और ये तो बड़ी खुशी की बात है, नेहरू का व्यक्तित्व ऐसा था कि कोई भी उनसे प्रेम करे, स्त्री क्यों, पुरुष भी, हर आदमी उनसे प्रेम करता था, जिस तरह के वो व्यक्ति थे। तो एडविना अगर उनकी बौद्धिकता, उनका जो त्याग था, या उनका जो नेतृत्व क्षमता थी, उनकी जो समझ थी, अगर उससे प्रभावित थी, तो इसमें कुछ भी अनोखा नहीं है। और उनके तो तमाम पत्र व्यवहार हैं। उनकी बेटी तक ने बाकायदा किताब लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब चूंकि ये लोग समझ ही नहीं पाते कि स्त्री पुरुष के बीच दैहिक संबंध के अलावा भी कुछ हो सकता है, तो ये एक ही चीज समझेंगे, जबकि वो बेहद एक तरह से एक बौद्धिक संबंध था, और दोनों के प्रति बहुत ज़्यादा सम्मान भी था। और अगर आप भारत के इतिहास के निर्माण के उन दिनों को ध्यान दें, तो आपको लगेगा कि माउंटबेटन कहीं ना कहीं, माउंटबेटन फैमिली जो है
वो नेहरू की वजह से भारत के पक्ष में आपको झुकी हुई नजर आती है, हम्म, तो उससे तो फायदा ही हुआ। तो इसमें अब कौन सा अपराध, मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा कि इसमें कहाँ पे अय्याशी जैसा शब्द जो लोग बोलते हैं वो शायद कुंठित लोग हैं, और वो सेक्सुअली कुंठित लोग हैं, मैं तो ये कहूंगा। डिप्राइव्ड हैं। हाँ, डिप्राइव तो बिल्कुल साफ सी बात है। अब आरएसएस के बारे में जो जो कहा जाता है, और मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन शायद स्त्री पुरुष के बीच संबंधों में उनको कुछ और नज़र भी नहीं आता है। तो एडविना और नेहरू के की दोस्ती को, उनके परस्पर सम्मान और जो भी उनका भाव था, प्रेम भाव कह लीजिए, उसमें मतलब क्या गलत था, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और कैसे वो हम नुकसानदेह था। अब ये तो अजीब आप बात कर रहे हैं। 4 महीने पहले जब वो आई यहाँ पर, तो उस समय तो कैबिनेट मिशन का पूरा वो चल रहा था, और भारत की आज़ादी का पूरा दिन करीब आ रहा था, किसी के पास एक पल का समय नहीं था। और वो मिलते जुलते रहे, माउंटबेटन फैमिली से उनके बहुत अच्छे संबंध रहे। बाद में भी नेहरू जी की मुलाकातें होती रही माउंटबेटन से, एडविना से, वो भी यहाँ आई। लेकिन इसका क्या मतलब है? तो नैतिकता का एक फर्जी चश्मा सबके जहन में, सबके आंखों पे आप लगा दीजिए, और नैतिकता के उस चश्मे से यह साबित कर दीजिए कि व्यक्ति बड़ा अनैतिक सा था। कोशिश पता नहीं, ऐसी बल्कि दिखती है। वो ज़्यादा, वो इतने नैतिक थे। अगर उनका आप कमला नेहरू के प्रति जो समर्पण था, जब उनको विदेश ले गए, बीमार थी बहुत ज़्यादा। और हाँ, सुभाष चंद्र बोस वहाँ थे। मैं सोच ही रहा था कमला ये नेहरू, प्रसंग मिस कैसे हुआ कमला है। नेहरू के की सेवा में सुभाष चंद्र बोस थे। ये दोस्ती का, जी। ये आप सोचिए, विदेश में जब लेकर गए वो, तो सुभाष चंद्र बोस थे वहाँ पे साथ में। तो इस तरह का रिश्ता था। और जिस तरह उन्होंने खोया है बहुत कम उम्र में, कमला नेहरू जी की उम्र बमुश्किल 37 साल थी जब उनका निधन हुआ। जी। तो आप सोच लीजिए कि नेहरू जी किस तरीके से उनका जीवन रहा, कितने कम उम्र में वो अकेले हो गए। और जो जो लिखा है उन्होंने कमला नेहरू के बारे में, वो आप पढ़ लीजिए तो आपको लगेगा कि ये कितना बड़ा आदमी है। आपने एक बात कही सर अभी, कि महिलाएं क्यों, पुरुष भी नेहरू से प्यार करें, हाँ। नेहरू के व्यक्तित्व को देखते हुए। विपक्ष में एक सांसद थे अटल बिहारी वाजपेयी। नेहरू की मौत होती है 27 मई को। 29 मई को अटल बिहारी वाजपेयी वक्तव्य देते हैं श्रद्धांजलि के तौर पर, जिसका एक छोटा सा अंश भी क्या, एक लाइन मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ी थी। तो दिखता ऐसा है कि अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारतीय जनता पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, वो नेहरू के प्रति बड़ा सम्मान का भाव रखते थे, आदर का भाव रखते थे। वो भाव टूटता हुआ, बिखरता हुआ बीजेपी के नेताओं के मन में क्यों आपको दिख रहा है? देखिए, पहली बात तो अटल बिहारी वाजपेयी वो थे जिनके बारे में बहुत स्पष्ट है, कई जगह कहा गया कि नेहरू जी ने कहा कि हमारे भावी प्रधानमंत्री हैं, यानी एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे। नेहरू जब ये कह रहे थे तो इसका मतलब था कि वो मान रहे थे कि कांग्रेस हारेगी। कांग्रेस के हार के बिना तो बन नहीं सकते थे। लेकिन वो इतने लोकतांत्रिक थे, वो मानते थे कि पक्ष विपक्ष में हार जीत चला करती है। और जैसा मैंने बताया, जब वो तीसरी बार अध्यक्ष बने थे तो अपने खिलाफ उन्होंने मॉडर्न रिव्यू में एक आर्टिकल लिखा था कि ये आदमी तानाशाह हो सकता है, इतना ज़्यादा इसका समर्थन मिल रहा। तो वो असली डेमोक्रेट थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी इस बात को समझते थे। और जिस आप लेख का या उनके भाषण का जिक्र कर रहे हैं, उसके कुछ मेरे पास वो हैं, अगर मैं पढ़ूं तो आप सोचिए वो किस तरह लिखते हैं। वो लिखते हैं कि एक सपना था जो अधूरा रह गया, एक गीत था जो गूंगा हो गया, एक लौ थी जो अनंत में विलीन हो गई। सपना था एक ऐसे संसार का जो भय और भूख से रहित होगा। गीत था एक ऐसे महाकाव्य का जिसमें गीता की गूंज और गुलाब की गंध थी। लौ थी एक ऐसे दीपक की जो रात भर जलता रहा, हर अंधेरे से लड़ता रहा और हमें रास्ता दिखाकर एक प्रभात में निर्वाण को प्राप्त हो गया। और आगे आप सुनिए। आज ये राम की बहुत बात करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने पंडित नेहरू की तुलना राम से की है। क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं? वो लिखते हैं कि भारत माता आज शोकमग्ना है, उसका सबसे लाडला राजकुमार खो गया। मानवता आज खिन्न मना है, उसका पुजारी सो गया। शांति आज अशांत है, उसका रक्षक चला गया। दलितों का सहारा छूट गया, जन जन की आंखों का तारा टूट गया। यवनिका पात हो गया, विश्व के रंगमंच का प्रमुख अभिनेता अपना अंतिम अभिनय दिखाकर अंतर्ध्यान हो गया। फिर लिखते हैं, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में भगवान राम के संबंध में कहा है कि वे असंभवों के समन्वय थे। पंडित जी के जीवन में महाकवि के उसी कथन की एक झलक दिखाई देती है। वो शांति के पुजारी किंतु क्रांति के अग्रदूत,
वे अहिंसा के उपासक थे, किंतु स्वाधीनता और सम्मान की रक्षा के लिए हर हथियार से लड़ने के हिमायती थे। वे व्यक्तिगत स्वाधीनता के समर्थक थे, किंतु आर्थिक समानता लाने के लिए प्रतिबद्ध। अब यहाँ उन्होंने एक और उदाहरण दिया है। मुझे याद है चीनी आक्रमण के दिनों में जब हमारे पश्चिमी मित्र इस बात का प्रयत्न कर रहे थे कि हम कश्मीर के प्रश्न पर पाकिस्तान से कोई समझौता कर लें, तब एक दिन मैंने उन्हें बड़ा क्रुद्ध पाया। वाजपेयी जी लिख रहे हैं, चीन के संबंध में आप ध्यान रखिएगा किस तरह ये लोग बात करते हैं। जब उनसे कहा गया कि कश्मीर के प्रश्न पर समझौता नहीं होगा तो हमें 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा, तो बिगड़ गए और कहने लगे कि अगर आवश्यकता पड़ी तो हम दोनों मोर्चों पर लड़ेंगे। किसी दबाव में आकर वे बातचीत करने के खिलाफ थे। महोदय, जिस स्वतंत्रता के वे सेनानी और संरक्षक थे, आज वह स्वतंत्रता संकटापन्न है। संपूर्ण शक्ति के साथ हमें उसकी रक्षा करनी होगी। जिस राष्ट्रीय एकता और अखंडता के वे उन्नायक थे, आज वह भी विपदाग्रस्त है। हर मूल्य चुकाकर हमें उसे कायम रखना होगा। जिस भारतीय लोकतंत्र की उन्होंने स्थापना की, उसे सफल बनाया, आज उसके भविष्य के प्रति भी आशंकाएं प्रकट की जा रही हैं। हमें अपनी एकता से, अनुशासन से, आत्मविश्वास से इस लोकतंत्र को सफल करके दिखाना है। नेता चला गया, अनुयायी रह गए, सूर्य अस्त हो गया, तारों की छाया में हमें अपना मार्ग बनाना है। ये अटल बिहारी वाजपेयी के इस भाषण को कोई सुन ले, पढ़ ले, तो वो नेहरू जी के बारे में ऐसी बातें कैसे करेगा जैसे कि मोदी और अमित शाह करते हैं। तो अमित शाह कहते हैं मैं बहुत पढ़ता हूं, तो भैया अटल बिहारी वाजपेयी का ये भाषण पढ़ लो। भारत रत्न दिया है आपने। भारत रत्न दिया है अटल बिहारी वाजपेयी को, उनका हमेशा जिंदाबाद किया है। आप दूसरों को छोड़ दीजिए, आप अपने नेता को पढ़ लीजिए। लेकिन हालत तो यह है कि जिसे अटल बिहारी वाजपेयी राम से जिसकी तुलना कर रहे हैं, उस जिस राम के नाम पर राजनीति करते हुए भारतीय जनता पार्टी इस प्रचंड बहुमत तक पहुंची है, उस किरदार पर यह आरोप लगते हैं कि वो बाबरी मस्जिद को सरकारी पैसों से पुनर्निर्माण उसका करना चाहता था, जबकि बाबरी मस्जिद का स्ट्रक्चर इंटैक्ट था। एक आखिरी सवाल मैं लेता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी का ये भाषण और फिलहाल नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह हों या फिर राजनाथ सिंह जो नए नए कूदे हैं अभी इस पूरे कचरे में, या भारतीय जनता पार्टी का पूरा आईटी सेल जिस तरीके से नेहरू का मान मर्दन कर रहा है, क्या वजह आपको लगती है अटल बिहारी वाजपेयी के इस भाषण से यहाँ तक के गिरावट की? सीधी सी बात है, कुंठा है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि धर्म के मर्म को ना समझ पाना है या जानबूझकर इस देश के लोगों को मूर्ख समझना है। अगर आप इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो नेहरू जी है ना, अगर हम उनकी राइटिंग देखें, जो उन्होंने गंगा के लिए लिखा है, जो उन्होंने भारतीय संस्कृति के लिए लिखा है, और खुद भी वो अपने को वेदांत के करीब पाते थे। वो ये बात साफ कहते हैं कि मुझे जो ये कर्मकांड और ये सब प्रचलित जो चीज़ें हैं धर्म के नाम पर, उसमें मेरा कोई विश्वास नहीं है। अपने को मैं वेदांत के करीब पाता हूँ, बुद्ध की शिक्षाओं के भी करीब पाता हूँ। तो वो धर्म का भी जो उच्चतर वो है स्थान है, दार्शनिक स्तर जो है वहाँ पर वो खुद को खड़े हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि ये चाहते हैं कि हिंदू जो है वो हिंदू धर्म के प्री नर्सरी कोर्स में ही पढ़े रहें, प्री नर्सरी क्लासेस में, गदैया गोल मैंने कहा था। तो वहाँ पर इनको समस्या हो जाती है कि लोग सवाल ना करें, यानी लोगों को का जो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर है, लोगों के अंदर जो एक तरह से कहा जाए, मान लीजिए कि जो उनके अंदर बुराई है उसको आप संगठित करें और उस संगठित के बल पर आप एक बड़ा वोट बैंक तैयार करें, ये वो चाहते हैं। और नेहरू लोगों को सवाल करना सिखाते हैं। गांधी रोशनी है और नेहरू रास्ता है। ये भारत का अगर आप देखें पूरा, तो गांधी एक बहुत बड़ा एक रोशनी का स्रोत है जिन्होंने पूरा प्रकाश किया, लेकिन नेहरू उस रास्ते पर ले गए उस रोशनी में। और ये दोनों ही चीज़ें इन लोगों के लिए एक तरह से कहा जाए, इनकी जो सोच है एक आदेश पालक समाज बनाने के बारे में, जो चाहते हैं कि पूरा भारत सवाल ना करे, केवल जो ये कहें कि कोरोना आया ताली बजाओ तो लोग बजाने लगे, ये इसको टेस्ट करके खुश होते हैं, जबकि ये शर्म की बात है। नेहरू जी साइंस कांग्रेस में हर साल भाषण देते थे। साइंस कांग्रेस आज़ादी के पहले से चल रही थी, लेकिन 1947 से उन्होंने नियम बनाया कि प्रधानमंत्री जाके वहां पर अपना भाषण देंगे। मोदी जी जाके वहां भाषण देते हैं कि हमारे पास प्लास्टिक सर्जरी थी, और गणेश जी का जो है जब गला जोड़ा गया था हमारे पास प्लास्टिक सर्जरी। साइंस के पैरोकारों को अपना छोटा भाई बताया जा रहा है।
तो नेहरू ये काम नहीं कर सकते थे। हम्म, नेहरू इस देश के, उन्होंने जब CSIR बनाया तो क्या था, काउंसिल ऑफ द साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, हम्म, 17 प्रयोगशालाओं को जोड़ा। नेहरू सिर्फ ये नहीं कर रहे थे कि वो लोकतंत्र, चुनाव, ये सब तो था ही, उसके अलावा जितने साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो बनाए। और एक बात हमें और भूलनी नहीं चाहिए, आप कभी कल्पना करेंगे कि हमारे दौर के किसी बड़े शास्त्रीय गायक या गायिका के सामने जाकर मोदी जी सुने और सिर हिलाएं? वो सुब्बुलक्ष्मी को सुनते थे, जाते थे। वो रामधारी सिंह दिनकर की जो संस्कृति के 4 अध्याय है उसका प्रीफेस नेहरू लिखते हैं। वो सिर्फ IIT नहीं बनाते हैं, वो संगीत नाटक एकेडमी भी बनाते हैं, वो ललित कला एकेडमी भी बनाते हैं, वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी बनाते हैं। यानी एक राजनीतिक, सांस्कृतिक, हर लिहाज से भारतीय सभ्यता के एक तरह से पुनर्आविष्कार का काम नेहरू कर रहे हैं। फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया। यस। तो आप देखिए, वो विज्ञान, साहित्य, ललित कलाएं, संगीत, इसके साथ साथ राजनीति के या प्रशासन में जितनी संस्थाएं जो लोकतंत्र को लोकतंत्र बनाती हैं, चाहे वो नीति आयोग जितने बात करें, योजना आयोग उस योजना समय था, आयोग। और योजना आयोग के जरिए वो चीज़ों को आगे ले गए। आपने वाम बात कही थी सारे वामपंथी खेमे के, तो वो जाहिर है उन्होंने ये सोचा था कि कैसे भारत एक तरह से एक यहाँ पर एक समाजवाद लाना है, लेकिन जाहिर है वो कम्युनिस्ट आइडियाज़ के साथ नहीं, कम्युनिस्ट तरीके से नहीं, जिसमें भगत सिंह ज़्यादा विश्वास रखते थे, लेकिन लोकतंत्र के साथ, लोकतांत्रिक समाजवाद। भारत का जो अनुभव है, भारत का जो प्रयोग है, वो इसलिए महत्वपूर्ण और ज़्यादा हो जाता है कि दुनिया में कहीं भी ऐसा प्रयोग नहीं हुआ जहां आप अहिंसक ढंग से लोकतांत्रिक संस्थाओं के जरिए समता के उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास करें। बाकी जगह या तो तानाशाही आ गई, या कम्युनिस्ट पार्टी एक ऑटोक्रेटिक पार्टी, वहां दूसरे की तो लिए गुंजाइश नहीं थी। भारत में ये हुआ कि हर तरह की पार्टियों को आज़ादी थी। भाई ऐसा भी तो हो सकता था कि कांग्रेस जब कैबिनेट मिशन आया था तो यही कर देती कि जितनी कांग्रेस कमेटियां हैं वही जो है सरकारें हो जाएंगी, वही जो है जिला के अध्यक्ष हो जाएंगे, जिलाधीश हो जाएंगे जो जिला अध्यक्ष है। ऐसा तो नहीं किया उन्होंने माना ही नहीं कि आज़ादी सिर्फ कांग्रेस को मिली है। डॉक्टर अंबेडकर को भी अपने उसमें शामिल किया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी शामिल किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी लगातार कांग्रेस के विरोध में रहे, पर अपने मंत्रिमंडल में उन्होंने शामिल किया क्योंकि वो भारत बनाना चाहते थे, इंक्लूसिव इंडिया। इंक्लूसिव, ऐसा नहीं आज कह दिया कांग्रेस मुक्त भारत। वो उल्टा था, जो कांग्रेस से मुक्त थे उनको भी युक्त करना था नेहरू को, और उन्होंने वही किया। तो ऐसा कुछ दिखता है सर कि तोड़ने वाले जितने भी हैं उनको सबसे वृहद स्तर पर जिसने जोड़ने का काम किया उससे दिक्कत होगी ही। स्यूडो साइंस फैलाने वाले जितने भी लोग हैं, नेहरू उनके सामने साइंस का झंडा लिए लिए खड़े हमेशा नजर आते हैं। शायद इसलिए नेहरू से दिक्कत है। वो तमाम लोग जो मूर्खता को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उन सब के सामने नेहरू तार्किकता और ज्ञान का अंबार लिए खड़े हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट लेकर, साइंटिफिक टेम्परामेंट। शायद इसीलिए नेहरू से दिक्कत बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो देश को गुलाम बनाए रखने की कोशिश करने वाले लोग नेहरू, जिन्होंने देश को असल आज़ादी दी और देश को जिस रूप में हम अभी देख रहे हैं, सवाल पूछने की आज़ादी, सवाल पूछने की आज़ादी। वो प्रसंग जरूर आप सोचिए कि एक महिला उनसे पूछती है कॉलर पकड़ के, हमें क्या मिला? तो वो कहते हैं कि तुम्हें प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ने का अधिकार मिला। क्या आज आप प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ सकते हैं? ये नेहरू का दौर था, जब चाहे जनसंघ रहा हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टियां रही हो, उन्होंने अपने सारे प्रयोग किए, किसी पर कोई बंदिश नहीं लगाई नेहरू ने। आज आप छोटा सा प्रदर्शन करके देखिए, आपके अंदर आपको UAPA लग जाएगा जी। और उस समय उन्होंने भारत में कैसे लोकतंत्र विकसित हो, कैसे लोग प्रक्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा आए। छात्र संघों में जितना बड़े पैमाने पर उस समय राजनीति की नर्सरी कही जाती थी, ये सारे लोग, चाहे चंद्रशेखर हो, VP सिंह हो, ND तिवारी हो, ये उस समय कांग्रेस, ये छात्र संघों से ही निकल कर आए थे। आज तो ज़्यादातर जगह छात्र संघों पर प्रतिबंध है। तो नेहरू ने इस लेवल पे सोचा, आलोचना को बराबर का स्पेस दिया। और मैं भूल रहा हूँ कार्टूनिस्ट का नाम, मुझे लगता है आपको याद हो, जिनसे नेहरू कहते हैं कि मुझे भी बख्शना मत। शंकर, उस दौर के सबसे बड़े कार्टूनिस्ट, वो कहते हैं कि मतलब एक बार उन्होंने कुछ ऐसा चित्र बनाया, कार्टून, जिसमें कुछ गधे की तरह नेहरू को पेश किया। तो उन्होंने फ़ोन किया कि क्या आप गधे के साथ चाय पीना पसंद करेंगे? आप कल्पना करिए आज के शासन और उस समय के। क्यों कहते हैं कि एक तो यही कि शंकर मुझे बख्शना नहीं, और दूसरा जब आपको
गधे के रूप में चित्रित किया जा रहा, तो वो कार्टूनिस्ट को फोन करके कहते हैं कि गधे के साथ आप चाय पीना पसंद करेंगे, और शंकर गए वहां। तो इस लेवल के लोग थे। अभी मतलब एक से एक उदाहरण है, क्या क्या कहा जाए। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते कि किस तरह से उन्होंने विपक्ष के साथ व्यवहार किया, किस तरह से दुनिया में एक लेखक और दार्शनिक के रूप में उनकी जो प्रशंसा या उनका जो महत्व था। गुट निरपेक्ष आंदोलन, दुनिया दो ध्रुव में बटी हुई है, रूस और अमेरिका, सोवियत यूनियन, सॉरी उस समय रूस नहीं। और यहाँ एक आदमी खड़ा होता है, वो कहता है कि हम किसी भी उसमें झुकेंगे नहीं, और हम जो एशिया और अफ्रीका के जो नव स्वतंत्र देश हैं उनका एक अलग सम्मान करेंगे, उनके सम्मान पे रहेंगे। और स्थिति क्या होती है, एक और आरोप उन पे लगता है, खुद ही भारत रत्न रख लिए। क्या हुआ था उसमें, वो आए थे सोवियत यूनियन से, उसके पहले बांडुंग सम्मेलन हुआ था 1955 में इंडोनेशिया में, जहां एशिया और अफ्रीका के तमाम देश थे जिन्होंने एक अपनी स्वतंत्रता और उसकी बात कही थी। उसके बाद सोवियत यूनियन गए, बहुत दुनिया भर में नेहरू की चर्चा हो रही थी। जब वो लौट कर आए तो प्रोटोकॉल तोड़कर राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद पालम हवाई अड्डे गए, उसमें पालम था, वहां रिसीव किया। ये मेरा ख्याल है 13 जुलाई की बात है, और 15 जुलाई को उन्होंने राष्ट्रपति भवन में एक बैंक्वेट दिया, एक भोज दिया, और उसमें ऐलान किया कि हालांकि सरकार की ओर से किसी तरह का हमें प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है, क्योंकि जो कमेटी होती उसके अध्यक्ष भी नेहरू थे, तो नेहरू अपने नाम तो कभी नहीं देंगे, लेकिन मैं नियमों को तोड़कर नेहरू को भारत रत्न देने का ऐलान करता हूँ। राजेंद्र प्रसाद, और ये बाकायदा डॉक्यूमेंटेड है। ये लोग कहते हैं ना भाजपा के लोग कि अपना खुद ही जो है भारत रत्न ले लिए, ये थी सच्चाई। उस समय नेहरू कितनी बड़ी उनकी स्थिति थी, हैसियत थी, कितना उनका दुनिया में सम्मान था। आप इससे कल्पना करिए कि राष्ट्रपति पूरा प्रोटोकॉल तोड़कर दौड़ते हैं और जाते हैं, क्योंकि विश्व शांति में दुनिया एकदम परमाणु युद्ध के कगार पे खड़ी है। उस समय एक आदमी खड़ा है, शांति के कबूतर उड़ा रहा है, जिसका मजाक फिलहाल मोदी जी ने उड़ाया कि पहले कबूतर उड़ाते थे और अब हम चीते लाते हैं, हालांकि सारे चीते मर गए। हालांकि ये वो लोग हैं कि जब युद्ध होता है तो किसी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष के कहने पर सीज फायर, और उस समय जो चीते वाली बात थी, वो सारे चीते जो आए थे मर चुके हैं अब तक। तो शांति के कबूतर तो अभी भी उड़ रहे हैं और भविष्य में भी उड़ेंगे। शांति के कबूतर का कोई विकल्प नहीं होता है। तो नेहरू पुजारी थे लोकतंत्र के, और जो हत्यारे होना चाहते हैं लोकतंत्र को, उनको नेहरू से हमेशा दिक्कत बिल्कुल होगी ही। और वही दिक्कत येन केन प्रकारेण कभी संसद के अंदर कभी संसद के बाहर दिखती रहती है। उन्हीं दिक्कतों के ऊपर प्रियंका गांधी ने कहा है कि भाई सारी दिक्कतें नोट डाउन कर लो, एक बार चर्चा कर लो नेहरू के ऊपर। नेहरू के ऊपर चर्चा अगर आप शुरू करेंगे तो ख़त्म कब होगी ये पता नहीं पड़ेगा। और मुझे लगता है डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव सर ने जितने कम समय में लगभग कंसोलिडेट करने की कोशिश की है नेहरू के इस जीवन को, बहुत कुछ आपको भी जानने को मिला होगा, मुझे तो जानने को मिला ही है। कुछ रह गया हो नेहरू के विषय में जो अलग अलग तरह के एलिगेशंस नेहरू पे लगते हैं, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दें ताकि उस पर भी हम लोग चर्चा कर सकें। आपने ये पूरी चर्चा सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी, आपने पूरी चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया नीरज।